मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे पार्किंसंस डिसीज़, जिसे शेकिंग पैल्सी भी कहते हैं और जिसे पैरालिसिस एजिटेंस भी कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट अप्लाइड एस्पेक्ट है बेसल गैंग्लिया की, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फर्स्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स की तरफ से। ये क्या होता है पार्किंसंस डिसीज़? तो ड्यू टू वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा जो न्यूक्लियस है बेसल गैंग्लिया का, उसमें जो पार्स कॉम्पैक्ट पार्ट है वहाँ से डोपामीन सीक्रेट होता है उनकी नर्व एंडिंग्स पे। कहाँ पे? कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन पे, और वो यहाँ पे इनहिबिटरी इम्पल्स जनरेट करता है। डोपामीन यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और इस तरह से ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो पार्किंसंस डिसीज़ में क्या होता है? जब ये डिस्ट्रक्शन हो जाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा का, जिससे डोपामीन सीक्रेशन कम हो जाता है, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन से सीक्रेट होने वाले एसिटाइल कोलिन और उसके अलावा जो एक्साइटेटरी हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या न्यूरो हार्मोन्स हैं, उनकी वजह से जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं वो एग्जाग्रेटेड हो जाते हैं। कुछ मूवमेंट्स हाइपोकाइनेटिक हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस होल प्रोसीजर जो ये होके गुजरता है, तो ये अप्लाइड एस्पेक्ट कहलाती है पार्किंसंस डिसीज़। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इसके? पहला होता है रिजिडिटी ऑफ मस्कुलेचर ऑफ बॉडी। जो बॉडी की जो मसल्स होती हैं उसमें मेनली रिजिडिटी हो जाती है। जो रिजिडिटी का मतलब होता है टोन हाई हो जाती है, और आगे हम आपको इसमें बताएंगे कि किस तरह से होता है। इनवॉलेंट्री ट्रेमर ऑफ द इंडिविजुअल एरियाज ट्रेमर्स, तो इसके अंदर जो होते हैं रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं। सेरेबेलम लेशन में हमने आपको बताया था इंटेंशनल ट्रेमर्स होते हैं, लेकिन पार्किंसंस डिसीज़ के अंदर जो होते हैं रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं, और ये 3 to 6 साइकिल्स पर सेकेंड होता है। सीरियसली डिफ़िकल्टी इन इनिशिएटिंग मूवमेंट्स, अकाइनेसिया। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? अकाइनेसिया, जो पर्सन है उसको कोई भी काम इनिशिएट करने में दिक्कत होती है, मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाता उसको, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अकाइनेसिया। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है कि इसमें कोई मसल जो है वो पैरालिसिस नहीं हुई है या जो मसल वास्टिंग नहीं हुई है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो अकाइनेसिया है वो क्यों हुआ है? ड्यू टू हाइपोकाइनेटिक एक्टिविटी। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय इम्पेयर्ड पोस्चरल रिफ्लेक्सेस, क्योंकि जो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके रखते हैं, ये इनस्टेबल हो जाते हैं, लीडिंग टू पुअर बैलेंस एंड फॉल, और इसकी वजह से पर्सन जो है अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। कुछ मोटर सिस्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे डिस्फेजिया, जिसे बोलते हैं इम्पेयर्ड एबिलिटी टू स्वेलो। जब फूड को माउथ से फेरिंग्स के थ्रू अंदर ईसोफेगस में लिया जाता है तो दिस इज़ नोन एज स्वेलोइंग। तो स्वेलोइंग जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। इसके अलावा स्पीच डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, गेट डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। गेट मतलब मैनर ऑफ वॉकिंग, तो मैनर ऑफ वॉकिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इस पार्किंसंस डिसीज़ में जो पर्टिकुलर टाइप का जो गेट है उसे बोलते हैं फेस्टिनेंट गेट। तो फेस्टिनेंट गेट देखने को मिलता है। आगे हम आपको बताएंगे कि फेस्टिनेंट गेट के क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। दूसरा, पर्सन फटिग भी होता है। तो ये मोटर सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। जब हम इसके एडियोपैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो ये दो तरीके से आता है। पहला होता है प्राइमरी एडियोपैथिक कंडीशन, दूसरा होता है सेकेंडरी कंडीशंस। तो प्राइमरी कंडीशन का मतलब होता है एडियोपैथिक कि एज द एज ग्रो अप या बुज़ुर्ग लोगों के अंदर जो निग्रोस्ट्रेटल सिस्टम है वहाँ से जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ निग्रोस्ट्रेटल सिस्टम ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, दिस विल लीड टू पार्किंसंस। और दूसरा आता है टर्म नोन एज पार्किंसंस नाइग्रा। ये कब आता है? जब अदर कॉजेज इसमें इन्वॉल्व होते हैं किसी सेकेंडरी कारण की वजह से। कैसे कारण हो सकते हैं? वायरल एंसेफेलाइटिस हो सकता है, सेरेब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, किसी भी ड्रग्स के एक्यूट इफेक्ट की वजह से हो सकता है। जैसे फिनोथायाजीन जो है वो D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से डोपामीन का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है।
इसके अलावा अगर आईवी दिया जाए एमपीटीपी यानी मिथाइल फिनाइल टेट्राहाइड्रोपाइरिडीन, तो इसकी वजह से भी पार्किंसंस के जो लक्षण हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो दीज आर द सेकेंडरी कंडीशंस। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो अगर हम नॉर्मली जानें तो नॉर्मली क्या होता है कि सबस्टेंशिया नाइग्रा का जो पार्स कॉम्पैक्टा एरिया है, यहाँ के फाइबर्स जो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन पे मर्ज करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं डोपामीन, और डोपामीन यहाँ पे एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर्मली। लेकिन अगर किसी वजह से डिजेनरेशन हो जाए निग्रोस्ट्रेटल पाथवे, नाइग्रा से कॉर्पस स्ट्रेटम तक आने वाले फाइबर्स को निग्रोस्ट्रेटल पाथवे बोलते हैं। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सबस्टेंशिया नाइग्रा, या फिर डोपामीन सीक्रेट करने वाले न्यूरॉन्स का ही सबस्टेंशिया नाइग्रा में डीजेनरेशन हो जाए तो डोपामीन का सीक्रेशन कम हो जाता है। दिस विल कॉज कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटामेन बिकम ओवर एक्टिव। तो अब कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन पे जो इनहिबिटरी इफेक्ट डोपामीन का पड़ रहा था वो कम हो गया, तो इनके थ्रू जो है एक्टिविटी ओवर एक्टिविटी हो गई। दिस कॉज कंटिन्यूस आउटपुट ऑफ एक्साइटेटरी सिग्नल्स to corticospinal motor control system and that cause muscle for more excitation leading to rigidity, और इस वजह से ये जो है rigidity प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं उसमें बच्चों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब हम क्लिनिकल फीचर्स इसके मेंशन करेंगे पार्किंसन के, तो हमें 3 शब्द याद रखने हैं जिसे हम बोलते हैं आर्ट। हमारे प्रोफेसर ने भी हमें ये चीज़ समझाई थी कि इसको याद रखने का ये तरीका है आर्ट। आर्ट मीन्स अकाइनेसिया, आर फॉर रिजिडिटी, टी फॉर ट्रेमो। जब ये तीनों एक साथ आते हैं देन द पर्सन सफ़र फ्रॉम पार्किंसंस। सो हाइपोकाइनेटिक एक्शंस होते हैं इसमें क्लिनिकल फीचर्स, दूसरे होते हैं हाइपरकाइनेटिक। तो जो हाइपोकाइनेटिक होते हैं वो होते हैं अकाइनेसिया या हाइपोकाइनेसिया में, और जो हाइपरकाइनेटिक होते हैं वो होते हैं रिजिडिटी और ट्रेमर्स में। तो जब हम अकाइनेसिया की बात करते हैं या हाइपोकाइनेसिया की बात करते हैं देन इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट अनेबल टू इनिशिएट वॉलंटरी मूवमेंट। एक पेशेंट जो है वो अपने वॉलंटरी मूवमेंट को शुरू ही नहीं कर पाता, दिस कंडीशन इज़ नोन एज अकाइनेसिया। वॉलंटरी मूवमेंट्स आर डिक्रीज्ड, यानी वो इनिशिएट तो कर पा रहा है वॉलंटरी मूवमेंट पर प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकाइनेसिया। एमसीक्यूज़ में ये सारा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं बहुत पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉज क्या होता है? हाइपरटोनिसिटी ऑफ मसल। ध्यान रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है, हाइपरटोनिसिटी ऑफ मसल, इसीलिए अकाइनेसिया से सफ़र होता है। मैनिफेस्टेशंस की जब हम बात करें तो क्या होता है इस तरीके की डिसीज़ में? डिलेड इनिशिएटिव, किसी भी वॉलंटरी मूवमेंट को इनिशिएट करने में समय लगता है। स्लो परफॉर्मेंस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, जिसे हम ब्रैडीकाइनेसिया बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ नॉर्मल एसोसिएटेड मूवमेंट्स, नॉर्मल एसोसिएटेड मूवमेंट्स एब्सेंट हो जाते हैं। एसोसिएटेड मूवमेंट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल जैसे आप वॉक कर रहे हैं तो वॉकिंग के टाइम पे अपने आप ही जो आपके हाथ हैं वो आगे पीछे स्वे करते हैं, आप उन्हें खुद नहीं स्वे कर रहे होते, वो आगे पीछे अपने आप ही मूव ऑन कर रहे होते हैं, और ये सब कॉन्शियस लेवल पे कंट्रोल होता है। सो दिस इज़ नोन एज एसोसिएटेड मूवमेंट्स। दिस नेक्स्ट आता है फेस्टिनेंट टाइप ऑफ गेट। जैसे हमने आपको बताया फेस्टिनेंट टाइप ऑफ गेट, इसमें क्या होता है कि पेशेंट बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक जाता है, ठीक है, आगे की तरफ झुका हुआ होता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेता है, शॉर्ट स्टेप्स, और वॉक क्विकली विद शॉर्ट स्टेप। तो अपने आप को कोशिश ही करता है कि ग्राउंड पे गिरने से बचाने के लिए छोटे स्टेप ले, कोशिश इसकी यही होती है। वॉक क्विक करता है और बेंट होता है आगे की तरफ, तो दिस इज़ नोन एज फेस्टिनेंट टाइप ऑफ गेट। नेक्स्ट आता है रिट्रोपल्शन। रिट्रोपल्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका काइनेसिया का। व्हेन अ पर्सन वॉकिंग सडनली पुल्ड बैकवर्ड, तो पीछे की तरफ अगर ये पीछे मुड़ जाता है तो वो अपने आप को वापस से उसी पोजीशन में लाने के लिए अनेबल होता है और वो उसी कंडीशन में आगे मूव ऑन करता रहता है। तो दिस इज़ नोन एज रिट्रोपल्शन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हाइपरकाइनेटिक क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, तो इसमें आता है रिजिडिटी। इट रेफर्स टू इंक्रीज टोन ऑफ मसल्स इन बोथ प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल। तो प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों मसल्स में जो है वो क्या कहते हैं, टोन इंक्रीज हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं हम रिजिडिटी। आप इसमें आगे जब डिफरेंस पढ़ेंगे तो देखेंगे कि रिजिडिटी और जो स्पास्टिसिटी है उसमें क्या डिफरेंस होता है कि रिजिडिटी में फ्लैक्सर और एक्सटेंसर्स दोनों ग्रुप की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, जबकि स्पास्टिसिटी जो होता है उसमें कोई एक ही ग्रुप की मसल इन्वॉल्व होती है, या तो फ्लैक्सर्स होगी या एक्सटेंसर्स होंगी। ओके,
एंड मेनली रिजिडिटी में क्या होता है, मेनली लार्ज प्रॉक्सिमल ग्रुप ऑफ मसल्स जैसे ऑफ लिम्स, जैसे कि बाइसेप्स है, नी फ्लैक्सस हैं, ये ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और बेसिकली इनकी वजह से जो है वो पोस्चर मेंटेनेंस में भी और वॉलंटरी मूवमेंट को इनिशिएट करने में हेल्प मिलती है। तो सबसे ज़्यादा यही इफेक्टिव होते हैं। दूसरा होता है इसमें लेड पाइप रिजिडिटी, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस ऑफ फ्लेक्शन, यानी कि जैसे किसी लेड पाइप को अगर आप बंद करने की कोशिश करें तो उसमें आपको कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस फील होता है। इसी तरह से जब हम रिजिडिटी को टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हैंड्स को अगेंस्ट द रेजिस्टेंस हम अगर प्रेशर लगाते हैं तो हमें थ्रू आउट जो मूवमेंट के दौरान है उस पर फोर्स लगाना पड़ता है। सो दिस टाइप ऑफ रिजिडिटी इज़ नोन एज लेड पाइप रिजिडिटी। कॉक व्हील रिजिडिटी क्या होता है, कई बार इसमें ये कॉक व्हील रिजिडिटी भी देखने को मिलता है, इन विच जो मसल है वो कॉक व्हील जर्क्स की तरह रिस्पॉन्स करती है। क्या होता है कि कांस्टेंट फोर्स से जो है, यानी मसल में जो है रिपीटेड जर्क्स जो है वो आने लग जाते हैं क्योंकि मसल को पैसिवली स्ट्रेच किया जाता है। ठीक है, एडवांस अगर केसेस हो जाए इसके पार्किंसंस के तो रिजिडिटी में क्या चीज़ अपेयर हो जाती है, स्टैचू लाइक अपेयरेंस विद टोटल एब्सेंस ऑफ मूवमेंट। जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो कंप्लीट स्टैचू की तरह रह जाता है और उसमें कोई भी वॉलंटरी मूवमेंट के लिए क्षमता नहीं रहती है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि गामा इफरेंट जो है सप्लाई मसल स्पिंडल्स को वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इसको डिक्रीज़ करने का काम डोपामाइन कर रहा था जो कि पार्किंसंस डिसीज़ में ख़त्म हो चुका है या कम हो चुका है। तो उस कंडीशन में गामा इफरेंट सब बढ़ जाने से रिजिडिटी आती है। अगर इसकी न्यूरल मैकेनिज्म समझी जाए तो क्या होता है कि ड्यू टू डीजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स इन सब्सटेंशिया नाइग्रा, क्योंकि सब्सटेंशिया नाइग्रा में डीजेनरेशन हो गया न्यूरॉन्स का तो डोपामाइन की सिक्रेशन कम हो गया, डोपामिनर्जिक एक्टिविटी कम हो गई, जिसकी वजह से एक्साइटेटिक कॉलिनर्जिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई। ठीक है, तो कॉलिनर्जिन यानी एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं ट्रेमर्स की तो इनवॉलेंट्री रिदमिक ऑसिलेटरी मूवमेंट्स ऑफ डिस्टल पार्ट्स ऑफ लिम्ब एंड हेड, तो इस तरीके के ट्रेमर्स जो है वो देखने के मिलते हैं डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स में और हेड में। वो कंटिन्यूस रेस्टिंग टाइम पे भी जो है मूवमेंट्स करता रहता है, ट्रेमर आते रहते हैं। प्रेजेंट एट रेस्ट एंड डिसअपेयर ड्यूरिंग एक्टिविटी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब ये कोई पर्सन रेस्ट कर रहा होता है तो उस समय प्रेजेंट होते हैं और रेस्ट के टाइम पे ये जब ये रेस्ट कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट होते हैं और कोई एक्टिविटी जैसे ही इनिशिएट करते हैं तो ये गायब हो जाते हैं और इसी वजह से इन्हें रेस्टिंग ट्रेमर्स कहते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 3 to 6 पर सेकेंड होती है। फ्रिल रोलिंग मूवमेंट ऑफ हैंड, जैसे कि ये थंब है तो थंब जो है वो फिंगर पे फ्रिल करता है आगे पीछे, लेफ्ट एंड राइट, तो दिस इज़ टाइप ऑफ मूवमेंट फ्रिल रोलिंग मूवमेंट जो है देखने को मिलते हैं। सप्रेस ड्यूरिंग स्लीप, स्लीप के समय सप्रेस हो जाते हैं और एग्जाग्रेट हो जाते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी में। तो ट्रेमर्स की जो ख़ास बात है, जो रेस्टिंग ट्रेमर्स बोलते हैं इनको, आपसे पूछा जाए तो आप इस बात को मेंशन करें। नेक्स्ट आता है इसकी न्यूरल मैकेनिज्म, चूँकि पेस मेकर एक्टिविटी होती है न्यूक्लियस वेंट्रालिस इंटरमीडियस ऑफ थैलेमस में। सो ओवरऑल क्या है, ये ट्रेमर का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल जो है सप्रेस लेवल पे नहीं हो पाता तो ट्रेमर्स अपेयर हो जाते हैं और इस तरीके के जो ट्रेमर्स हैं वो पार्किंसंस में देखने को मिलते हैं। सो आई होप अगर पार्किंसंस डिसीज से रिलेटेड चैप्टर ये पूछें तो आप ये सारी चीज़ें उसमें बता पाएंगे। अब इसमें साथ में अगर ट्रीटमेंट भी पूछा जाए या 5 से 8 नंबर तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो प्लीज़ ट्रीटमेंट ज़रूर मैंशन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एल डोपा जो है इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंटली यूज़ करते हैं। यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं स्पेशली रिजिडिटी अकाइनेसिया, उस कंडीशन में एल डोपा का यूज़ किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है और ब्रेन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है डोपामीन में। तो जिस डोपामीन की कमी हुई थी वो डोपामीन इसके थ्रू जो है वो, लेकिन इस पे अगला सवाल आपके दिमाग में आता है कि अगर ऐसा ही है तो डोपामिन डायरेक्ट क्यों देते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट क्यों देते हैं। डोपामिन डायरेक्ट भी दिया जा सकता है। अगर डोपामिन को डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाएगा तो ये ब्लड ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो जब ये ब्लड ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएगा तो ये कॉर्पस स्ट्रेटम तक नहीं पहुंच पाएगा। सो इसीलिए इसका सब्स्टिट्यूट एल डोपा दिया जाता है जो कि ब्रेन में जाके डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है और स्पेशल क्वालिटी है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। फाइनली रेस्टोर नॉर्मल बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ कॉर्डेट एंड पुटामिन। नेक्स्ट जो होता है ट्रीटमेंट,
दूसरी तरीके के ट्रीटमेंट में देखा जाता है कि ट्रीटमेंट विद ट्रांसप्लांटेड फीटल डोपामीन सेल्स, जो फीटस जो है अबॉर्ट हो जाते हैं उसकी जो सेल्स हैं डोपामीन सेल्स वो वहाँ से ऑब्टेन की जाए और उसके बाद कॉर्डेट न्यूक्लियाई और पुटामेन में हैज़ बीन यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म सक्सेस टू ट्रीट द पार्किंसंस डिसीज़। तो यूजुअली ये बहुत ज़्यादा अभी काम में आ रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ इसका यूज़ किया जा रहा है। अभी भी इस पे और प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो एक और तरीका है कि ट्रीटमेंट किसके थ्रू हो सकता है, फीटल डोपामीन सेल्स की। तो जो अबॉर्टेड फीटस हैं उनकी डोपामीन सेल्स को लिया जाता है और उसके बाद वहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लांट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट बाय डिस्ट्रॉइंग पार्ट ऑफ फीडबैक सर्कुलेटरी इन बेसल गैंग्लिया, या फिर उस पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जो कि बेसल गैंग्लिया में जो फीडबैक सर्कुलेटरी पार्ट है जिसके थ्रू कॉर्डेट और पुटामेन ओवर एक्टिव हो जाते हैं। सो इसको कैसे कर सकते हैं, बाय ब्लॉकिंग सर्जिकली। सो एबनॉर्मल सिग्नल्स फ्रॉम बेसल गैंग्लिया टू मोटर कॉर्टेक्स कॉज मोस्ट एबनॉर्मलिटीज़ इन पार्किंसंस डिसीज़। इसके अलावा जो बेसल गैंग्लिया है, देखिए वहाँ पे जो इनपुट आते हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आते हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आने वाले इनपुट्स को अगर कम कर दिया जाए, देखिए अगर सेरेब्रम है इंटैक्ट है, मोटर सेंसरी कॉर्टेक्स जो है और मोटर कॉर्टेक्स से इम्पल्सेस यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ हद तक अगर बेसल गैंग्लिया की इन्फ्लुएंस को अगर कम कर दिया जाए तो भी जो है पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट चल जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बेसल गैंग्लिया से जो एक्साइटेटरी इम्पल्सेस आ रहे हैं डोपामीन पाथवे के डिस्ट्रॉय होने के बाद वो रुक जाएंगे। सो बेसल गैंग्लिया से जो मोटर कॉर्टेक्स से जो आने वाले एबनॉर्मल सिग्नल्स हैं उनकी वजह से कई सारी एबनॉर्मलिटीज़ एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं पार्किंसंस डिसीज़ में। तो ये जो इंफॉर्मेशन है अगर कम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बेसल गैंग्लिया से आने वाले आउटपुट भी जो है वो कम हो जाएंगे, एबनॉर्मल आउटपुट। सो आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। और पार्किंसंस डिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आगे हमेशा काम आएगा आपके। सो इफ़ यू लाइक द चैप्टर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक टू यू।